नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं डेमोलिशन ड्राइव एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स की। क्या आपने कभी सोचा है कि डेमोलिशन ड्राइव का फंडामेंटल राइट से क्या लिंक है? अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका अगर कोई घर तोड़ देगा आके, तो आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वहाँ कहीं ना कहीं वॉयलेट तो होंगे ही। क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल राइट्स की बात करें, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करें, एज वेल एज राइट टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, काफ़ी सारे राइट्स ये चीज़ इंश्योर करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम छोटी सी स्टोरी डिस्कस करना चाहें, तो आप सोचिए कि अगर आप किसी घर में रहते हैं, आपने अपना आशियाना बनाया हुआ है, आप दिन भर काम करते हैं, शाम को आके वहाँ पर सो जाते हैं, और सडनली एक दिन आप देखते हैं कि आपके घर के बाहर में जेसीबी मशीन्स खड़ी हुई हैं और वो आपका घर तोड़ने वाली हैं। कैसा लगेगा? वियर्ड कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, और आपका घर तोड़ने कोई आ गया। और इसका रीज़न बेसिकली क्या है? किस केस में डिमोलिशन किया जा सकता है? कब जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटीज़ हैं, दे आर ऑथोराइज्ड कि वो आपका घर तोड़ें? आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपको अलाउ करते हैं। राइट टू लाइफ जो है बेसिकली वो आपको अलाउ करता है कि आप अपना घर बना सकें, और ऐसे उस घर को कोई तोड़ नहीं सकता। तो बेसिकली आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि किस सिनेरियो में क्या, मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, वो रीजंस हैं बेसिकली जहाँ पर अथॉरिटीज़ आपका कोई भी प्रॉपर्टी डिमोलिश कर सकती हैं, कौन कौन से लेजिस्लेशंस हैं बेसिकली, और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास जो आप इन चीज़ों को चैलेंज कर सकते हैं। आइए डिटेल से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिसेंटली जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नू में हो रहे डिमोलिशन को रोक दिया, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये पूछा बेसिकली कि क्या नोटिस इशू किए गए थे डिमोलिशन से पहले? क्या नोटिस इशू किए गए थे? क्या आपने सीधे जाके बस तोड़ दिया? अब बेसिकली यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो डिमोलिशन ड्राइव्स है ना, ये 3 केसेस में हो सकती हैं। ठीक है, पहला केस जो है आपका आता है कि अगर आपने गवर्नमेंट लैंड को एनक्रोच करके उस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन किया हो। ठीक है, बाकी 2 केसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल में ये पहला केस है जो कि पंजाब एंड हरियाणा, बेसिकली सॉरी, हरियाणा में जो डिमोलिशन ड्राइव था, जो रीज़न दिया गया कि गवर्नमेंट लैंड पे कंस्ट्रक्शन किया गया था जो कि इलीगल है। तो अब गवर्नमेंट लैंड पे अगर कंस्ट्रक्शन किया गया और वो इलीगल है, तो क्या सीधे तोड़ा जा सकता है? नहीं, आपके राइट्स हैं। नोटिस इशू करना पड़ेगा कि भैया आप अपना एटलीस्ट सामान तो हटा लीजिए वहाँ से, और इतने दिन बाद टूट जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप इसे कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं, और अगर कोर्ट में ये प्रूव हो गया कि ये गवर्नमेंट लैंड है, तो भी आपको अपना सामान निकालने का वहाँ से मौका मिलेगा। ऐसे सीधे जाके तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट से पूछा कि क्या नोटिस इशू किए गए थे डिमोलिशन से पहले। दूसरी चीज़, हरियाणा गवर्नमेंट का यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आता है वो ये आता है कि नो एथनिक क्लींजिंग डिमोलिशन ड्राइव एज पर द लॉ। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने ये कहा कि ऑलरेडी नोटिस इशू किए गए थे, उसके बाद ही डिमोलिशन ड्राइव स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या पूछा था? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये पूछा था कि कम्युनल वायलेंस के बाद में आपने जिस तरीके से डिमोलिशन ड्राइव की है, क्या ये एक एथनिक क्लींजिंग है या फिर ये जेन्युइन और एकदम लीगल डिमोलिशन है? तो यही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, डिमोलिशन को उन्होंने टेम्परेरी रोक दिया था, उस पर स्टे लगा दिया था, और उन्होंने ये पूछा था कि क्या ये एथनिक क्लींजिंग है या फिर आप बेसिकली लीगल डिमोलिशन कर रहे हैं। और अगर ये एथनिक क्लींजिंग नहीं भी है, तब भी क्या लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग नोटिस इशू किए जा रहे हैं और उन्हें टाइम दिया जा रहा है, या फिर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं? अब बेसिकली एथनिक क्लींजिंग पे पहले हम बात करते हैं, इसके बाद आएंगे डिमोलिशन पे। एथनिक क्लींजिंग एक टर्म है जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक एक्सपर्ट्स के कमीशन ने दिया था 1992 में, और इस कमीशन के बेसिकली जो चेयरमैन थे वो थे प्रोफेसर बसोनी। अब इन्होंने एथनिक क्लींजिंग को कैसे डिफाइन किया, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी हम आगे का जो आर्टिकल है उसे समझ पाएंगे, और जो हमारी डिस्कशन होगी आप थोड़ा सा क्लियर होगी बेसिकली आप लोगों को। एथनिक क्लींजिंग का मतलब होता है कि डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोग, या फिर एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप जो कि एथनिसिटी के बेसिस पर भी हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पर भी हो सकता है, कास्ट के बेसिस पर भी हो सकता है इंडिया में। ठीक है, तो बेसिकली एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप फोर्सिबली
या तो एक जगह से या एक रीजन से हटाना चाहेंगे, ठीक है, या फिर वायलेंट एक्टिविटीज या फिर टेरर इंस्पायरिंग मेथड से आप उन्हें हटाना चाहेंगे। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली यहां पर हो रहा था डिमोलिशन। ये भी तो एक कहीं ना कहीं फोर्सफुल तरीका ही है, एक वायलेंट मेथड ही है। हालांकि गवर्नमेंट के पास राइट्स हैं, अथॉरिटीज के पास राइट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से केसेस में डिमोलिशन किया जा सकता है। बट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये क्यों पूछा, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पास में जब ये केस गया तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये कॉग्निजेंस लिया कि बेसिकली जैसा उनके पास में इन्फॉर्म किया गया कि आप लोगों ने, यानी कि गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने और हरियाणा की अथॉरिटीज़ ने नोटिस सर्व नहीं किए और डायरेक्टली डिमोलिश कर दिया, ठीक है। तो ये तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, ठीक है। इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है इसका कारण मैं बता दूं। डिमोलिशन के जो राइट्स होते हैं और जो लेजिस्लेशंस है ना, वो है म्युनिसिपल लेवल पे, ठीक है। तो बेसिकली जब ये म्युनिसिपल लेवल पे है तो इसका मतलब है कि स्टेट्स में वेरिएशन होगा। स्टेट्स में जो वेरिएशन होगा, स्टेट्स में स्टेट टू स्टेट जो वेरिएशन होगा, हर एक स्टेट के जो रेफरेंसेज हैं और जो क्लॉजेज हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो हरियाणा में बेसिकली म्युनिसिपैलिटीज़ के पास में डिमोलिशन की पावर है, जो कि ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के म्युनिसिपैलिटी के पास में है। लेकिन हरियाणा के केस में नोटिस सर्व करना इज़ मैंडेटरी, ठीक है। और ये बहुत सारे स्टेट्स में है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नोटिस सर्व करना मैंडेटरी है। तो इसीलिए यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा कि आपने नोटिस पहले सर्व किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तब तो वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो चीज़ है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर नोटिस सर्व नहीं किए गए, नोटिस सर्व नहीं किए गए और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के घरों को बिना नोटिस सर्व किए तोड़ा गया, वेल इन दैट केस तब तो ये एथनिक क्लींजिंग का केस बनेगा। हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट ने इस पर रिस्पॉन्स दिया कि जो कुछ है लीगल है, हमने नोटिस सर्व किए हैं, ठीक है। बट जब ये केस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पास में पहुंचा था और हरियाणा गवर्नमेंट से जवाब मांगा गया, तब ये चीज़ क्लैरिफाई हुई है ना। अगर आप डायरेक्टली इस केस की बात सुनते शुरुआत में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास में जब ये केस पहुंचा था, तब तो ऐसा ही लग रहा था ना कि बिना नोटिस सर्व किए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तो एथनिक क्लींजिंग का मामला है, क्योंकि आप देख सकते हैं एथनिक क्लींजिंग का मतलब क्या है। यहाँ पे बात हम कर रहे हैं एथनिक क्लींजिंग की। एक पर्टिकुलर एथनिसिटी या फिर रिलीजन के जो लोग हैं उन्हें फोर्सफुली किसी भी जोग्राफिक एरिया से हटाना, और कैसे हटाना, वायलेंट या फिर टेरर इंस्पायरिंग मेथड से। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से वायलेंट मेथड ही हुआ कि डायरेक्टली जाके घर तोड़ दिया गया। तो इसीलिए बेसिकली एथनिक क्लींजिंग यहाँ पे यूज़ किया गया था पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा। यूज़ करने का रीज़न, जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पास में केस पहुंचा तो उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट ने नोटिस सर्व नहीं किए थे। हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने जवाब में ये चीज़ कही कि हमने नोटिस सर्व किए थे और जो कुछ हुआ दैट इज़ एज पर द लॉ। तो ये हमने बात की एथनिक क्लींजिंग की कि क्यों पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये चीज़ कही कि एथनिक क्लींजिंग का मामला है या फिर आप लीगली काम कर रहे हैं। अब हमारी एथनिक क्लींजिंग की जब बात हो जाती है तो इसके बाद अब हम आते हैं डिमोलिशन पे, ठीक है। अब डिमोलिशन जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने फैक्ट रखा गया था वो ये रखा गया था कि कोई भी डिमोलिशन ऑर्डर और नोटिस नहीं दिया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये दिया ही नहीं गया तो ये तो सीधा सीधा राइट्स का वायलेशन है, डायरेक्टली जब घर तोड़े जा रहे हैं तो, ठीक है। और कहीं ना कहीं राइट्स के वायलेशन के साथ में, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के साथ में ये चीज़ एथनिक क्लींजिंग की तरफ भी इशारा करती थी। हालांकि बाद में हरियाणा गवर्नमेंट ने और अथॉरिटीज़ ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया। दूसरी बात, यहाँ पे आर्टिकल 21 जो है ना, आर्टिकल 21 क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 ये चीज क्लैरिफाई कर देता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। ये जो एक्सेप्शन है इसे हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा, ये एक्सेप्शन, क्योंकि थोड़ी सी कुछ नुआंसेस प्रोवाइड करेगा हमें। बट अगर आप यहाँ एक चीज़ देखेंगे तो आर्टिकल 21 क्लियरली ये चीज़ कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एज वेल एज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी का घर तोड़ना है
तो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ। आप ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्सनल लिबर्टी पर सवाल उठाता है। ठीक है, तो सीधी बात है कि अगर बिना नोटिस के और बिना किसी लेजिस्लेशन के, बिना किसी लॉ को फॉलो किए अगर किसी का घर तोड़ा जा रहा है, देन इट इज वायलेशन ऑफ दिस आर्टिकल, विच इज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने बात की बेसिकली आर्टिकल 21 के बारे में और कोर्ट के इंटरवेंशन के बारे में। कोर्ट ने क्यों इंटरवीन किया, बेसिकली कोर्ट ने इस रीजन की वजह से इंटरवीन किया। ठीक है, इस रीजन की वजह से कि कोर्ट के सामने जो फैक्ट रखा गया था उसमें ये बताया गया कि डिमोलिशन जो हुआ है दैट इज विदाउट एनी डिमोलिशन ऑर्डर्स एज वेल एज सर्विंग द नोटिसेस। बट हरियाणा गवर्नमेंट ने इसे क्लैरिफाई किया। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा था कि अगर डिमोलिशन जो हुआ है वो बिना नोटिसेस के हुआ है, तब तो सीधी बात है कि पहली चीज जो है वो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, दैट इज आर्टिकल 21। ठीक है, और दूसरी चीज कहीं ना कहीं एथनिक क्लींजिंग का केस बन रहा था, क्योंकि जो सारे डिमोलिशन हुए वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के घरों को ही तोड़ा गया। ठीक है, अब दूसरी बात, मैंने क्यों आपको बोला था कि एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एक्चुअल में गवर्नमेंट को या फिर अथॉरिटीज को पावर देता है कि अगर आपने कोई लॉ तोड़ा है देन दे कैन प्रोसीड। ठीक है, अब पहला केस मैंने आपको क्या बताया था, किस केस में डिमोलिशन हो सकती है, जब गवर्नमेंट लैंड को इनक्रोच किया गया हो। ठीक है, या फिर किसी और थर्ड पार्टी के प्राइवेट लैंड को इनक्रोच किया गया हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई मिस्टर एक्स है, उनकी प्रॉपर्टी है और उस पर कोई मिस्टर वाई आके अपना घर बना लेते हैं, अपनी पार्किंग बना लेते हैं, खेती करने लगते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर डिमोलिशन या फिर एविक्शन होना ही होना है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स की है। तीसरा केस, अगर जो बिल्डिंग कोड्स हैं या फिर जो बिल्डिंग प्रोसीजर्स हैं, जो बिल्डिंग के लॉज हैं, पर्टिकुलर कोड्स हैं, बेसिकली बिल्डिंग्स जो बनती हैं, जो आप नॉन सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे जो मेजॉरिटी लोग, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। जो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे उन्हें ये चीज़ पता होती है, बिल्डिंग की जो डिज़ाइंस होती हैं वो पर्टिकुलर कोड्स के बेसिस पर होती हैं। ठीक है, इन्हें हम IS कोड्स भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स। अब ये IS कोड्स बेसिकली आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, स्ट्रक्चर्स के बारे में चीज़ें बताते हैं कि अगर 4 माले की बिल्डिंग है तो इसमें कितना स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि कितना सरिया लगता है, तो कितना सरिया अगर बिल्डिंग में लगता है तो ये भी प्रॉपर डिज़ाइन होता है बेसिकली। अगर आप सिंगल फ्लोर की या 2 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें आप कम सरिया भी लगाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप 10 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको सरिया लगाना पड़ेगा, फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, स्लैब्स स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज बिल्डिंग ढह सकती है। एंड स्पेसिफिकली अगर हम होता है ना कि ये जोन्स के बेसिस पर डिवाइडेड होता है, जहाँ पर ज़्यादा लाइक अर्थक्वेक्स आते हैं, जैसे हिमालयन रीजन्स हो गए, इसके बाद आपका दिल्ली NCR हो गया, तो बेसिकली ये जो रीजन्स हैं ये जोन 4 या जोन 5 में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, इसलिए ये जोन 4 या जोन 5 में आते हैं और इसीलिए यहाँ पर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन होती है बाकायदा। ठीक है, कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं बिल्डिंग के, अगर वो प्रोवाइडेड नहीं हैं, इन दैट केस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जा सकता है। तो इसीलिए अगर कोडल प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया है तब भी बिल्डिंग को डिमोलिश किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही घटिया क्वालिटी की बिल्डिंग बनी हुई है, अगर जैसे गुड़गांव में कुछ केसेस हुए थे कि 1-2 बिल्डिंग्स की जो क्वालिटी थी बहुत ही ज़्यादा बेकार थी और वहाँ एक्सीडेंट हुआ तब पता पड़ा कि उनकी क्वालिटी जो है ख़राब है। तो फाइनली जो गुड़गांव की अथॉरिटीज़ थी उन्होंने बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने के ऑर्डर्स दे दिए थे। तो अगर कोडल प्रोविजंस फॉलो नहीं होते हैं कंस्ट्रक्शन में और अगर उनकी क्वालिटी इतनी ख़राब है कि अगर वो गिर सकती हैं कभी भी, ठीक है, तो अथॉरिटीज़ उन बिल्डिंग्स को भी डिमोलिश कर सकती हैं। तो ये हमने 3 केसेस देखे बेसिकली कि कौन कौन से 3 केसेस में डिमोलिशन पॉसिबल है अथॉरिटीज़ के द्वारा। पहला, गवर्नमेंट लैंड पे अगर किसी तरह का इंक्रोचमेंट करके कंस्ट्रक्शन बनाया गया हो। दूसरा, किसी प्राइवेट लैंड पर इंक्रोचमेंट करके और कंस्ट्रक्शन किया गया हो। और तीसरा, कोडल प्रोविजंस प्रॉपरली फॉलो ना हुए हो और बिल्डिंग की हालत ठीक ना हो। इन 3 केसेस में डिमोलिशन हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर लॉ यही है कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ना, वो ये कहता है कि इन 3 केसेस में डिमोलिशन हो सकता है। इन तीनों के अलावा अगर कोई केस है तो भाई फिर तो कोर्ट फैसला करेगा, फिर अथॉरिटीज़ के पास में पावर नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ पर एक एक्सेप्शन के बाद एक चीज़ और आती है कि ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ना, मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, इट शुड बी जस्ट एंड फेयर। ठीक है,
इट शुड बी जस्ट एंड फेयर। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब गवर्नमेंट ने कोई भी लेजिस्लेशन ले आया तो उस पर मतलब वो सिर्फ एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है और गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन को एस्टैब्लिश कर दिया है इसीलिए कोई काम हो रहा है। वो लेजिस्लेशन जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। अगर कोर्ट की नज़रों में वो पर्टिकुलर लेजिस्लेशन, वो पर्टिकुलर लॉ ऑपरेसिव है ना, अगर ऑपरेसिव है अगर वो पर्टिकुलर लेजिस्लेशन, तो कोर्ट उसे क्वैश कर सकता है। ये था एक्सेप्शन। बेसिकली एक्सेप्शन के बाद वाला जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला था आपको कि आर्टिकल 21 में ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जस्ट एंड फेयर होना चाहिए ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर ये ऑपरेसिव होता है तब भी इसे क्वैश किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रूल ऑफ लॉ पे हमने बात कर ली, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में और क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये भी कहा कि ये जो प्रोसेस है दैट शुड बी रूल ऑफ लॉ एंड नॉट रूल बाय लॉ। ठीक है, इट शुड बी रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में डिफरेंस क्या है? अब बेसिकली रूल ऑफ लॉ का मतलब, रूल ऑफ लॉ का सबसे पहले हम ओरिजिन जान लेते हैं। रूल ऑफ लॉ बेसिकली मैग्ना कार्टा में इसका ओरिजिन है। मैग्ना कार्टा इज बेसिकली a list of some rights and provisions which were provided by the King of England in around 1200। ठीक है, 13th century में जो कुछ provisions थे regarding rights of citizens which were provided by King of England to the citizens, यही था मैग्ना कार्टा और यहीं से शुरुआत होती है बेसिकली रूल ऑफ लॉ की। ठीक है, और रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि इट शुड बी जस्ट एंड फेयर, और ये बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव नहीं होना चाहिए, और कोई भी सिटीजन है उसके साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं होगी। जो कायदा कानून है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, बट रूल बाय लॉ जो है, रूल बाय लॉ कॉन्ट्रडिक्ट करता है रूल ऑफ लॉ को। अब रूल ऑफ लॉ जो है इसका मतलब है बेसिकली गवर्नमेंट रन बाय द लॉ नॉट मैन। गवर्नमेंट में कोई भी बैठा होगा लेकिन जो लॉ कहता होगा ना वही उस गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और रूल बाय लॉ की बात कहाँ आ जाती है? रूल बाय लॉ का मतलब हो जाता है कि रूल बाय लॉ मतलब जो लोग बैठे हैं ना, जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं वो इसे कंट्रोल कर रहे हैं और लॉ के अकॉर्डिंग काम हो नहीं रहा। और लॉज को बेसिकली सप्रेशन और कंट्रोल या फिर डोमिनेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है। जैसे आप सोचिए, एग्जाम्पल के लिए लेट्स जस्ट अज्यूम कि अगर किसी तरह का डिमोलिशन होता है और वो बिना किसी नोटिस के होता है, तो वो तो एक तरीके से कंट्रोल या फिर सप्रेशन की तरफ इशारा करेगा ना, वो कंट्रोल या फिर सप्रेशन की तरफ ही इशारा करेगा। गवर्नमेंट का काम अगर बेसिकली लेजिस्लेशन में ये चीज़ है कि नोटिस सर्व करना चाहिए तो वो उन्हें करना पड़ेगा। वो अगर नहीं करते हैं तब तो फिर इट इज़ अ साइन ऑफ सप्रेशन बेसिकली, एंड दैट्स व्हाट इज़ रूल बाय लॉ नॉट रूल ऑफ लॉ। क्योंकि लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है कि डिमोलिशन से पहले नोटिस सर्व करना ज़रूरी है, भले ही वो गवर्नमेंट लैंड को इंक्रोच करके कंस्ट्रक्शन किया गया हो, भले ही वो प्राइवेट लैंड को इंक्रोच करके कंस्ट्रक्शन किया गया हो, या भले ही कोडल प्रोविजंस ना फॉलो किए गए हो प्रॉपरली। तीनों ही केस में नोटिस सर्व करना ज़रूरी है। और सिटीजन के पास में भी अपने राइट्स हैं, जिन्होंने इंक्रोच करके कंस्ट्रक्शन किया भी है उनके भी राइट्स हैं। वो चाहेंगे कोर्ट में जाके वो इस चीज़ पर स्टे भी लगवा सकते हैं जब तक केस चलेगा, जब तक चीज़ें प्रॉपरली जो है कोर्ट एक वर्डिक्ट नहीं प्रोवाइड कर देता है तब तक डिमोलिशन नहीं होगा। तो उनके पास भी अपने राइट्स हैं। नोटिस सर्व करने के बाद कुछ सर्टेन टाइम विंडो दी जाती है, एक टाइम फ्रेम प्रोवाइडेड है कि अगर आप चाहें तो आप कोर्ट से जाके स्टे ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई वैलिड कंडीशन है, कोई होता है ना कि आपके पास कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आपके पास वो भी ऑप्शन है। बट बिना नोटिस के और सीधा आके डिमोलिश कर दिया जाए देन इट इज़ सप्रेशन, इट इज़ नॉट रूल बाय लॉ। तो ये हमने देखा रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ। तो यहाँ पर इस केस में जो 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने वो देख ली। पहला, डिमोलिशन किस केस में हो सकता है। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था कि क्या ये डिमोलिशन ड्राइव लीगल है या फिर सिर्फ ये एक एथनिक क्लींजिंग है, तो हमने एथनिक क्लींजिंग के बारे में भी जान लिया कि उसका बैकग्राउंड क्या है और एथनिक क्लींजिंग होता क्या है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ कही थी कि ये
रूल ऑफ लॉ में चीज़ें होनी चाहिए, रूल बाय लॉ कहीं ना कहीं ना हो, तो हमने रूल ऑफ लॉ एज वेल एज रूल बाय लॉ को भी देख लिया। अब हम बात करेंगे कि डिमोलिशन बेसिकली क्या मतलब लेजिस्लेशंस हैं जो अथॉरिटीज़ को, क्या ऐसे लॉज हैं जो अथॉरिटीज़ को ये पावर देते हैं कि डिमोलिशन वो कर सकें। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि म्यूनसिपैलिटीज़ आर ऑथोराइज्ड, ठीक है, डिफरेंट म्यूनसिपैलिटीज़, एंड दैट इज़ द रीज़न कि सारे स्टेट्स में ये चीज़ वैरी करती है, ठीक है। टाइम विंडो वैरी कर सकती है, चैलेंज करने की जो अथॉरिटी है वो वैरी कर सकती है। अब जैसे दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 है। अब बेसिकली इस लॉ के अकॉर्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी को एनक्रोच नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो दिल्ली म्यूनसिपैलिटी जो है, जो भी म्यूनसिपल बॉडी ऑफ दिल्ली होगी, उसके पास में पावर्स होंगी कि वो डायरेक्टली डिमोलिशन कर सकें। बट कंडीशंस अप्लाइड। नोटिस सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात है कि जनरली सारी म्यूनसिपैलिटीज़ नोटिस सर्व करती हैं, ठीक है। और इसका जो रीज़न है वो ये है कि कोर्ट्स ने हमेशा ड्यू प्रोसेस को एम्फसाइज किया है, एज वेल एज कोर्ट्स ने ये भी बात कही है कि जिनका भी जो भी प्रॉपर्टी डिमोलिश होने वाला हो उनकी एटलीस्ट बात तो सुनी जाए। राइट टू बी हर्ड वॉज अपहेल्ड, कि उनकी एटलीस्ट बात सुनी जाए कि उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं है क्यों उन्होंने वहाँ पर किसी तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन किया। अब आप सोचिए कि अगर कोर्ट इस चीज़ को अपहेल्ड कर रहा है कि जो ड्यू प्रोसेस है वो फॉलो हो, एंड द एनक्रोचर्स ऑल्सो हैव द राइट टू बी हर्ड, मतलब उनके पास भी ये राइट है। और जब कोर्ट इस चीज़ को बोल रहा है तो म्यूनसिपैलिटीज़ को भी तो ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी ना। मतलब सीधी बात है कि बिना नोटिस सर्व किए म्यूनसिपैलिटीज़ अगर डायरेक्टली आके डिमोलिश कर देंगी किसी का भी घर, देन इट इज़ काइंड ऑफ सप्रेशन। अब लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि इश्यूज क्या हैं बेसिकली डिमोलिशन ड्राइव्स के साथ में, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्या यहाँ पर इश्यूज हैं। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके थे इस चीज़ पे कि बिना नोटिस सर्व किए तो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो रूल ऑफ लॉ नहीं रह जाएगा, वो रूल बाय लॉ हो जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 21 का भी कहीं ना कहीं इन्फ्रिंजमेंट है, वायलेशन है। आर्टिकल 21 क्या प्रोवाइड करता है कि बेसिकली अगर कोई भी सिटीज़न है, उसकी जो भी फ्रीडम है, जो भी लिबर्टी है, वो तब तक नहीं ली जा सकती जब तक कोई प्रोसीजर लॉ ने एस्टैब्लिश नहीं किया है, तब तक। इसके अलावा राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग आर्टिकल 21 में प्रोवाइडेड है। फंडामेंटल राइट्स में जब ये चीज़ दी हुई है आर्टिकल 21 में, राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, तो बेसिकली हाउसिंग का मतलब किसी का भी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, भले ही वो इलीगल भी है, उसे तोड़ने के लिए जो प्रॉपर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है उसे फॉलो करना पड़ेगा, जो कानून है उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर कानून को फॉलो नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये तो डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स का ही वायलेशन हो जाएगा ना। इसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स। अब यहाँ पर आर्टिकल 1.1 जो है ना, ये एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करता है कि एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है ना वो भी लोगों का राइट है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ फ्रेमवर्क। अब बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल 25 जो है ना, आर्टिकल 25 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ये आर्टिकल 25 भी बात करता है एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, है ना। एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड्स, फूड, हाउसिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। तो आप सोचिए कि अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, इंटरनेशनल जो फ्रेमवर्क है, इंटरनेशनल कोवेनेंट है, वो भी तो कहीं ना कहीं वायलेट होगा अगर डायरेक्टली बिना किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए हुए अगर डिमोलिशन होता है तो। इसके बाद ICCPR आर्टिकल 17, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। अब इसका आर्टिकल 17 बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है कि सभी सिटीजन्स के पास में, सभी लोगों के पास में राइट टू प्रॉपर्टी का भी अधिकार है बेसिकली, ठीक है। तो जब इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स भी राइट टू लाइक एडिक्वेट लिविंग की बात करते हैं, स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, एज वेल एज राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी आप देखेंगे तो जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं उनके भी तो फ्रेमवर्क या फिर उनके भी जो प्रोविजंस हैं वो भी वायलेट होते हैं अगर डायरेक्टली डिमोलिशन कर दिया जाएगा तो। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट फोकस्ड ऑन दिस थिंग्स के
बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए हुए किसी भी तरह का डिमोलिशन जो है ना, ये फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। दैट इज वाई यू हैव टू फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि आप डिमोलिशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर हम समझें तो ऐसा नहीं है कि म्युनिसिपैलिटीज के पास में डिमोलिशन की पावर्स नहीं है। लॉ उन्हें प्रोवाइड करता है, डिफरेंट लेजिस्लेशंस जो है वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं डिमोलिशन की पावर्स, ठीक है। यहाँ पर मुद्दा सिर्फ है, जो मेन मैटर जो मतलब अगर हम समझें, मेन पॉइंट जो अगर हम समझें तो वो है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना। जो भी लॉ ने प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया है ना, उसे फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई भी कुछ भी कर सकता है क्योंकि उनके पास पावर्स हैं। आप सोचिए, पुलिस को अरेस्ट करने के पावर्स हैं तो क्या वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं? नहीं, एक प्रोसेस है। कोई गलत काम किया होगा, किसी तरह का कंप्लेन फाइल हुआ होगा, तभी पुलिस किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकती है, ऐसे नहीं कर सकती है ना। ऐसा तो आपने नहीं देखा है ना कि मतलब पुलिस किसी को भी अंदर डाल देगी उठा के। सेम गोज विद म्युनिसिपैलिटीज के पास में डिमोलिशन की पावर्स हैं, लेकिन उन पावर्स को यूटिलाइज करने के लिए बेसिकली जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है ना, लॉ जो भी है, जो भी लॉ में चीज़ें लिखी गई हैं वो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा म्युनिसिपैलिटीज़ को। एज वेल एज अगर कोई लॉ एस्टैब्लिश किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में ये चीज़ साफ साफ कही थी कि वो लॉ फेयर एंड जस्ट होना चाहिए, ठीक है। वो फेयर एंड जस्ट होना चाहिए, किसी भी केस में वो ऑपरेसिव नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली म्युनिसिपैलिटीज के पास में पावर्स हैं डिमोलिशन की, लेकिन उन्हें जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया है लॉ के द्वारा उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स इट। इसके अलावा हम अगर प्रीवियस वर्डिक्ट्स की बात करें तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी चीज़ों में, कई सारे मतलब केसेस में बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को ही ऊपर रखा है। अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वो है फंडामेंटल राइट्स। बाकी काम आप लॉ को फॉलो करते रहिए, हो जाएंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए किसी के भी, ठीक है। अब जैसे हम पहला केस लेते हैं, ओल्गा तेलीज वर्सेस अदर्स वर्सेस बीएमसी यानी कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, 1985 का केस है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो पेवमेंट ड्वेलर्स होते हैं, मतलब जो बेसिकली फुटपाथ पर रहते हैं या फिर फुटपाथ पर कोई छोटा मोटा काम करते हैं, अपना सब्जी की रेहड़ी वगैरह लगाते हैं, तो बेसिकली उनके फेवर में ये वर्डिक्ट दिया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था इस वर्डिक्ट में कि जो भी पेवमेंट ड्वेलर्स है ना, उन्हें फोर्सफुली एविक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। पहली बात, उन्हें फोर्सफुली एविक्ट नहीं किया जा सकता, वहां से हटाया नहीं जा सकता जब तक कि उन्हें सुना ना जाए। उनके पास अगर कोई एक्सप्लेनेशन है जिसे सुना जाए, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर राइट टू लाइवलीहुड की भी बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बेसिकली अगर फोर्सफुल एविक्शन होता है पेवमेंट ड्वेलर्स का, तो वो कहीं ना कहीं राइट टू लाइवलीहुड का वायलेशन है। सेकेंड केस पे अगर हम आए, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, तो बेसिकली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 21 की हमने बात की थी कि नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि जो ये प्रोसीजर है लॉ का, ठीक है, ये जो भी एस्टैब्लिश्ड लॉ है बेसिकली इट शुड बी फेयर एंड जस्ट। आप सोचिए ना कि अगर वो ऑपरेसिव होगा तो फिर वो लॉ क्या रह गया, ठीक है। अगर वो ऑपरेसिव है तो फिर वो लॉ क्या रह गया, वो तो कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ नहीं हो गया, वो रूल बाय लॉ हो गया, है ना। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरली कहा था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के केस में कि जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है दैट शुड बी जस्ट एंड फेयर, अदरवाइज इट वुड बी ऑपरेसिव। अदरवाइज कहीं ना कहीं हम उसका एक मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि अगर वो ऑपरेसिव है तो इट इज रूल बाय लॉ, नॉट रूल ऑफ लॉ। तीसरे केस पर आएंगे हम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लुधियाना वर्सेस इंदरजीत सिंह 2008। अब इस पर्टिकुलर
केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट में ये कहा कि म्युनिसिपैलिटीज़ के पास में अगर लेजिस्लेशन में ये प्रोवाइडेड है, लेजिस्लेशन में अगर ये चीज़ प्रोवाइडेड है कि म्युनिसिपैलिटीज़ के पास में डिमोलिशन की पावर्स हैं, लेकिन उन्हें नोटिस सर्व करना पड़ेगा। मतलब कि अगर नोटिस की बात लेजिस्लेशन में कही गई है तो फिर जो म्युनिसिपैलिटीज़ है ना, इट इज़ मैंडेटरी दैट म्युनिसिपैलिटीज़ मस्ट सर्व द नोटिसेस। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी मर्जी से जाके डिमोलिश कर दें किसी का भी घर या कोई भी प्रॉपर्टी। अगर लेजिस्लेशन ये कहता है कि म्युनिसिपैलिटीज़ को नोटिस सर्व करना पड़ेगा तो उन्हें करना पड़ेगा, इट इज़ मैंडेटरी। तो मतलब बेसिकली इलीगल प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली डिमोलिश नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये वाले केस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डायरेक्टली डिमोलिश नहीं किया जा सकता। क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है बेसिकली डिमोलिश का? तो वो ये है कि उन्हें पहले नोटिस प्रोवाइड करना होगा एंड द इलीगल ऑक्यूपेंट्स, द एनक्रोचर्स डू हैव द राइट टू बी हर्ड। उसके बाद ही डिमोलिशन होगा। तीसरे केस की अगर हम बात करें तो बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड रिसेंटली पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आप इन सारे केसेस में भी देखेंगे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को अपहेल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अब आप इन्हीं केसेस में देख लीजिए ना। पहले केस की बात करें अगर हम तो राइट टू लाइवलीहुड, ठीक है, राइट टू लाइवलीहुड सुप्रीम कोर्ट बात करता है, कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल राइट है। इसके बाद आप मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें, आर्टिकल 21, जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है दैट शुड बी फेयर एंड जस्ट, ठीक है, मतलब अगेन फंडामेंटल राइट की बात होती है। तीसरी बात की जाए तो अगेन फंडामेंटल राइट की ही यहाँ पर बात होती है, राइट टू बी हर्ड, ठीक है, किसी के साथ में ऐसे गलत नहीं किया जा सकता, ऐसे किसी का भी प्रॉपर्टी डिमोलिश नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जो सारे वर्डिक्ट्स रहे हैं ना, अगर आप देखेंगे तो जहां से हमने डिस्कशन शुरू की थी, डिमोलिशन एंड फंडामेंटल राइट्स, तो बेसिकली ये सारे जो वर्डिक्ट्स हैं ये जस्टिफाई करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज अपहेल्ड द फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को हमेशा प्रायोरिटी दी है। बाकी चीजें हो सकती हैं और वो रुक भी सकती हैं कुछ दिनों के लिए, बट फंडामेंटल राइट्स अगर किसी के वायलेट होते हैं तो वो चीज़ गलत होगी। यहाँ अगर आप सारे केसेस में देखेंगे, सारे वर्डिक्ट्स में बेसिकली, तो आपको वही चीज़ कॉमन मिलेगी कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी केस में, ठीक है ना। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है बेसिकली? अब जो हमने डिस्कशन किया है कि जो डिमोलिशन ड्राइव्स हैं, डिमोलिशन ड्राइव्स के लिए प्रॉपर लेजिस्लेशंस प्रोवाइडेड हैं, ठीक है, प्रॉपर लेजिस्लेशंस प्रोवाइडेड हैं। म्युनिसिपैलिटीज़ या फिर म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ के पास में ये पावर्स हैं कि वो डिमोलिशन ड्राइव जो हैं वो चला सकती हैं। लेकिन डिमोलिशन ड्राइव को चलाने का एक तरीका है, एक प्रोसीजर है, और उन्हें वो फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या है बेसिकली, जो हमने बात की थी, हमने सबसे पहले ये देखा था कि जो 3 केसेस थे, 3 केसेस में म्युनिसिपैलिटीज़ जो है ये डिमोलिशन कर सकती हैं। कौन कौन से 3 केसेस थे? पहला था कि गवर्नमेंट लैंड पर अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखा हो तो, दूसरा था प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अगर किसी तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखा हो तो, ठीक है, और तीसरा था कोडल प्रोविजंस अगर फॉलो ना हुए हों तो। अब आप देखिए तीनों केसेस में कि अगर तुरंत के तुरंत डिमोलिशन नहीं किया गया तो कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा क्या? आप देखिए तीनों चीज़ों को, आप देखिए कि गवर्नमेंट लैंड पे अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो आज के आज ही डिमोलिश करना होगा क्या? आप अर्जेंसी को समझिए, नहीं है ना ऐसा ज़रूरी। वो 15 दिन बाद भी अगर डिमोलिशन होगा तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा, क्योंकि बेसिकली ज़मीन खाली करवानी है, ना कि आज ही खाली करवानी है, ठीक है। ये कोई वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है ना कि भाई मतलब आप ब्लड बैंक के बाहर खड़े हो और आपको ब्लड अगर आज नहीं मिला तो जो भी एडमिट है हॉस्पिटल में बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। ऐसा कोई अर्जेंसी तो यहाँ पे नहीं है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को अपील किया है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए जल्दबाजी में, ठीक है। दूसरी बात है प्राइवेट प्रॉपर्टी का। देखिए अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट हो गई है तो वो भाई रातों रात तो कहीं से आई नहीं होगी, ठीक है। कुछ टाइम तो लगा होगा ना इंक्रोच करने के लिए, तब किसी ने नहीं देखा जब उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। अब आज देख लिया तो आज के आज ही खाली चाहिए क्या आपको? एक प्रोसेस है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना हो जाएगा खाली। ऐसा तो है नहीं कि खाली नहीं हो रहा। अगर वो ज़मीन आपकी है, वो प्रॉपर्टी आपकी है तो खाली तो होगी फॉर श्योर, क्योंकि आपके राइट्स हैं, ठीक है।
लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए। तीसरी चीज़ आप देखिए, कोडल प्रोविजंस अगर नहीं फॉलो किए गए हैं तो क्या उसका डिमोलिशन करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है क्या? नहीं ना। यहाँ पे मेन मैटर क्या करता है कि कोडल प्रोविजंस अगर किसी बिल्डिंग में फॉलो नहीं हुए हैं, किसी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, वेल इन दैट केस वहाँ पर जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना ज़रूरी है कि आप बिल्डिंग खाली करें। किसी भी कंडीशन में आप जल्द से जल्द बिल्डिंग खाली करें, अदरवाइज किसी तरह का एक्सीडेंट अगर हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए, लोगों की जान बचाना ज़रूरी है, ना कि बिल्डिंग को डिमोलिश करना। ठीक है, डिमोलिशन तो 15 दिन बाद भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्हें किसी तरह का एक्सीडेंट या किसी तरह का इनकन्वीनियंस फेस ना करना पड़े ना। तो यही चीज़ है कि बेसिकली आप देखेंगे तीनों केस में डिमोलिशन करना बहुत अर्जेंट नहीं है। अर्जेंसी क्या है, आपको वो जो ऑक्यूपेंट्स हैं उन्हें वहाँ से हटाना है। डिमोलिशन आपका कुछ घंटों का काम है, कुछ दिन का काम है। ऐसा नहीं है कि वो आज ही आपको करना है और आज से शुरू करेंगे तो 1 आध साल लगेगा। बट अगर डिमोलिशन फोर्सफुली किया जाता है तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं कहीं ना कहीं उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं। और यही सुप्रीम कोर्ट ने, पूरा मुद्दा ही बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो देखा था वो फंडामेंटल राइट्स के अराउंड ही देखा था। ठीक है, अब बेसिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, इंटरनेशनल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं, वो सारी चीज़ें एक तरफ इशारा करती हैं कि अगर ये इस तरीके के जो डेमोलिशन ड्राइव्स हैं ये बिना जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है उसे फॉलो अगर नहीं किए जाते हैं, मतलब बेसिकली लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं अगर ये डेमोलिशन ड्राइव्स, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ के ऊपर ये एक सवाल है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के ऊपर ये एक सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो अहमियत है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं वो तो इरोड हो रही है ना। आप सोचिए क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 साफ ही कहता है कि अगर किसी भी बंदे की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को लेना है देन देयर शुड बी अ प्रोसीजर विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कायदे कानून में ऐसी चीज़ लिखी गई होगी, बिना उसके ये नहीं हो सकता है। बट यहाँ तो लॉ को फॉलो ही कहाँ किया जा रहा है, और अगर नहीं किया जा रहा है देन वहाँ पे फिर क्या, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इरोड तो हो ही रही है ना। अगर बिना नोटिस प्रोवाइड किए अगर डिमोलिशन हो रही है, वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि अगर बिना नोटिस प्रोवाइड किए अगर डिमोलिशन हो रही है तो बेसिकली इट इज़ इरोडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। तो हमें इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ को हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इलीगल ऑक्यूपेंट है उसे हटाया जाए, बट बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि मिसयूज़ ऑफ पावर को प्रिवेंट करना चाहिए। एज अ सोसाइटी सभी का ये रोल है। दूसरी बात, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस में जुडिशरी का यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है कि पावर के मिसयूज़ के को बेसिकली रोका जाए, है ना। इसे रोकना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ आ जाती है आपका रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ। तो हमें रूल बाय लॉ नहीं चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए एंड इट शुड बी अपहेल्ड। क्योंकि अगर रूल ऑफ लॉ रहेगा तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ भी बनी रहेंगी, और अगर रूल ऑफ लॉ की जगह रूल बाय लॉ आ जाता है तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ तो इरोड होनी ही है। काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट होंगे, और अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये भी तो होगा ना, मिसयूज़ ऑफ पावर, अब्यूज़ ऑफ पावर। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए, और जो लॉ में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड है, जो लॉ है, वी हैव टू फॉलो द लॉ। ये हमारी आज की डिस्कशन रही। अब बेसिकली मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि ये जो फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज डिमोलिशन ड्राइव का जो लिंक था ना, जो आज हमने पढ़ा, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप पिछले 2 से 3 सालों के पेपर उठा के देखेंगे जो अभी हम देखने वाले हैं, स्पेसिफिकली मेंस के, तो फंडामेंटल राइट्स के अराउंड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, और ये इशू काफ़ी टाइम से हाईलाइटेड है डिमोलिशन का। एंड आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ये आने वाले 1 या 2 मेंस में इस पर ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर कहना चाहिए कि आपका पेपर 2 में इस पर क्वेश्चन फॉर श्योर पूछने के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड इशू है। और अब तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से भी जोड़ दिया। तो आइए हम नज़र डाल लेते हैं कि पिछले 2 से 3 सालों में कौन कौन से जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उसके अराउंड कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप्स के पूछे गए हैं।
आपका मेंस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, दो ह्यूमन राइट कमीशन हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, येट दे हैव फेल्ड टू असर्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द माइटी एंड पावरफुल. एनालाइजिंग their स्ट्रक्चरल एंड प्रैक्टिकल limitations सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स. अब बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन का क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 मेंस का है, बेसिकली पेपर 2. ठीक है, कि ह्यूमन राइट्स कमीशन बेसिकली ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन में कैसे मतलब प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्या रीजंस हैं. ठीक है, इसके बाद मेंस 2022 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ. बेसिकली Right of Persons with Disabilities Act 2016 remains only a legal document without incense sensitization of government functionaries and citizens regarding disability. Comment. अब देखिए कि Rights of Persons with Disabilities Act 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है और आपका मेंस 2022 में पूछा गया है. तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अब इसके बाद मेंस 2022 पेपर 2 का एक और क्वेश्चन है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 रिमेन्स inadequate in promoting incentive based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling. Analyze. अब बेसिकली ये मिड डे मील और वो सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ जाती हैं. ठीक है, पूरी एनालिसिस हम जल्द ही करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी. हाल फिलहाल में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो एनालिसिस की भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं मेंस के, उनकी भी एनालिसिस की मैं जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ आपके लिए. होपफुली मैं मेंस से पहले ले आऊँगा. बट फिलहाल जो हमने देखा कि ह्यूमन राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स पर कितने सारे क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे गए हैं. पिछले 2 सालों में ही मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिखा दिए. ठीक है, अबाउट राइट टू एजुकेशन, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ के जो राइट्स हैं उसके अबाउट भी है, और ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी क्वेश्चन है. तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स जो है या फिर फंडामेंटल राइट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक है. और जैसा मैंने अभी आपको बताया 2 सालों में ही 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 2022 एज वेल एज 21 में. और अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स और उठा के देखेंगे तो आप एक थीम पकड़ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स पर क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेसिफिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन रिगार्डिंग डिमोलिशन ड्राइव एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स के बारे में. पूरा हमने डिस्कस किया और देखा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का यहाँ पर क्या स्टेटमेंट था. उस स्टेटमेंट में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी हमने पहले उन्हें जाना. इसके अलावा हमने कोर्ट के स्टेटमेंट्स को देखा. इसके अलावा हमने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स को भी देखा कि कौन कौन से वर्डिक्ट्स में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को अपहेल्ड किया है. ठीक है, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ प्लीज़ जुड़े रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.